नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर कल्पना में। और आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसमें एक आत्मा को इंसाफ तो मिला, लेकिन वो इंसाफ अभी अधूरा है। जब आपको ये कहानी पता चलेगी तो आपकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि आज की यह घटना एक रूह से ही जुड़ी हुई है। यह कहानी है एक साधारण सी अनीता नाम की लड़की की है, जो उत्तर प्रदेश में बनारस शहर के पास गांव की रहने वाली थी। घर में उसके मम्मी पापा और एक बड़ी बहन थी, और जिसका नाम था पूजा। अनीता का बस एक ही सपना था कि वो कैसे भी करके सरकारी नौकरी का एग्जाम पास कर ले और अपने पैरों पर खड़डी होकर अपने माँ बाप का सहारा बने। और उसकी इस फैसले से घर वाले भी बहुत खुश थे। बड़ी बहन पूजा की शादी बनारस के एक बड़े घर में तय हो गई। पूजा की धूमधाम शादी हो गई। पूजा के पति बिजनेस बहुत बड़ा था और बनारस में काफी बड़ा बंगला था उसके पास। और भी मकान थे जिनको उसने अपने काम के हिसाब से गोदाम बना रखा था। पूजा के सास ससुर अपने गांव में रहते थे और कभी कभी अपने बेटा बहू से मिलने शहर आ जाया करते थे और कुछ दिन बाद वापस चले जाते थे। पूजा बहुत खुश थी। एक दिन पूजा अपने घर में बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। पूजा ने फोन उठाया और हेलो बोला। उधर से एक आवाज आई, हेलो दीदी, कैसी हो? मैं अनीता बोल रही हूँ। आप कैसी हो? पूजा ने बोला, मैं ठीक हूं। तुम बताओ, घर पर सब कैसे हैं? माँ बाबा कैसे हैं? अनीता बोली, सब ठीक है। जीजू कैसे हैं? आप कैसी हो? आपके लिए मेरे पास सरप्राइज है। पूजा बोली, क्या सरप्राइज है? जल्दी बताओ। अनीता बोली, दीदी मेरा एग्जाम है बनारस में, तो मैं आपके पास आपसे मिलने आ रही हूँ। क्या मैं आ जाऊं? पूजा बोली, कैसी बातें कर रही है तू? आजा, ये तेरा ही घर है, इसमें पूछने की क्या बात है। अनीता अपने बस पकड़कर अपनी बहन के घर बनारस आ जाती है। अपनी बहन पूजा के से मिलकर बहुत खुश होती है। इतने बड़े आलीशान बंगले को देखकर वो बहुत खुश हुई। क्या बात है दीदी, जीजू तो इतने रईस हैं और इतने हैंडसम भी हैं। दोनों में दुनिया भर की ऐसी मजाक हुई। फिर शाम के समय जीजू आए और अनीता से मिलकर बहुत खुश हुए। बढ़िया से हंसना बोलना हुआ और खाना खाने के बाद अनीता के सोने के इंतजाम उन्होंने अपने गेस्ट रूम किया। अनीता गेस्ट हाउस में सोने के लिए चली गई और मीना अपने पति के साथ अपने बेडरूम में। रात का समय था और घर में लगभग सब लोग सो चुके थे। पूजा अपने पति के साथ अपने बेडरूम में सो रही थी। तभी पूजा को आवाज सुनाई दी और लगातार आती आवाज से पूजा की आंख खुल गई। उसने फोन में समय देखा तो लगभग रात 2:30 रहे थे। पूजा ने अपने पति को देखा तो वो गहरी नींद में सो रहे हैं और जहां से आवाज आ रही है वो उस तरफ जाकर देखने लगी कि इतनी रात को ये आवाज कहां से आ रही है। उसने सब तरफ देखा, तभी उसको ये आवाज किचन की तरफ से आती सुनाई दी। पूजा ने किचन में जाकर देखा कि उसका पूरा फ्रिज अपने आप हिल रहा है। डबल डोर वाला बड़ा वाला फ्रिज हिल रहा था। वो टेंशन में आ गई कि ये फ्रिज अपने आप क्यों हिल रहा है। उसने फ्रिज खोल के देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि फ्रिज उसके अंदर उसकी बहन अनीता बैठी हुई और ठंड की वजह कांप रही है, और इतनी जोर जोर से कांप रही है उसकी कंपन की वजह से पूरा फ्रिज हिल रहा था और इतनी जोर से हिल रहा था कि अभी गिर जाएगा। पूजा बड़े टेंशन में आ गई। अनीता, क्या हो गया तुझे? तू ऐसे फ्रिज में क्यों बैठी है और तेरी आंखों को क्या हुआ? ये ऊपर क्यों हो गई है उसकी? ये हालत देखकर पूजा घबरा गई। उसने अपनी बहन को जैसे तैसे फ्रिज के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की और उसने अनीता को संभालने के लिए उसकी पीठ में हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि उसके कपड़े डीडढ़ों के अंदर उसकी पीठ की तरफ एक मोटी माला है, शायद बड़े बड़े मोतियों वाली। ये महसूस कर वो चौंक गई और बोली, ये क्या है? वो अनीता को सहारा देते हुए उसको उसके कमरे में लेकर आई। कमरे आने के बाद पूजा ने अनीता के गले में पडिडडा ही वो माला निकली। सिंदूर को ताजा ताजा नींबू के ऊपर लगाया गया है। ये डर गई, बोली, ये क्या है? ये जादू टोने जैसी चीज मेरी बहन को किसने पहनाई? किसने ये काला जादू किया है? और ये फ्रिज में कैसे पहुंची? और अनीता कुछ भी नहीं बोल रही थी, सिर्फ कपकपाए जा रही थी। इसको लगा कि शायद ये नींद की वजह से हुआ है। अभी इसको सुला देती हूँ और ये नींबू वाली बात मैं इससे कल पूछती हूँ। उसने अपनी बहन को वहीं बिस्तर पर सुला दिया। थोड़ी देर तक वो अनीता के बाजू में लेटी रही और जब अनीता सो गई तो पूजा भी उठ के वापस अपने कमरे चली गई। उधर देखा कि पूजा का पति गहरी नींद में सो रहा है और वह भी सोने की कोशिश करने लगी। इस सब घटना में 1-1.5 घंटे निकल गए
और सुबह 4 बजे के आसपास वापस से उसको नींद आई। जब ये जागी तो अनीता उठ गई थी और एग्जाम देने के लिए तैयार कर रही थी। पूजा ने सोचा कि अनीता का एग्जाम है तो अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती। जब एग्जाम दे के आ जाएगी तब रात के बारे में पूछूंगी कि रात का तुझे क्या हुआ था और कुछ याद भी है क्या? तू फ्रिज में जाकर क्यों बैठ गई थी और तूने अपने गले में क्या पहन रखा था? जादू टोने जैसी कोई चीज। अनीता जब एग्जाम देकर आई है तो पूजा अनीता से पूछती है कि अनीता रात में क्या हुआ था और तू कैसी हरकतें कर रही थी और फ्रिज में क्यों बंद हो गई थी? तो अनीता ही हंसते हुए बोलती है, क्या दीदी कैसी बात कर रही हो? मैं तो अपने कमरे में ही सोई थी और जो सुबह जल्दी उठने के लिए जो अलार्म लगाया था फिर मैं अलार्म बजने पर ही उठी हूं। मैं बीच में कभी नहीं उठी और फ्रिज में जाकर क्यों बैठूंगी? अचानक से अनीता बोली, अरे हाँ, रात को सोने से पहले किचन में गई थी पानी की बोतल लेने के लिए और मेरी मुलाकात जीजा जी से वहीं हुई थी। इतना ही याद है। उसके बाद सुबह अपने समय पर उठकर रेडी होकर एग्जाम देने चली गई। सुबह जब अपने बिस्तर से उठी तो ठंड लग रही थी, लेकिन मैं फ्रिज में क्यों बैठूंगी? तो पूजा घबरा गई और पूजा ज्यादा कुछ नहीं बोली और सोचने लगी शायद इसको नींद में चलने की आदत होगी। और फिर पूजा ने अनीता को रात वाली सारी बात बताई और नींबू वाले टोटक के बारे में पूछा तो अनीता बोलती है कि नींबू के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। एक शाम के वक्त दोनों बहनें बैठकर आपस में बातें कर रही थीं। अचानक फोन आता है। पूजा फोन पिक करती है। उधर से आवाज आती है, हेलो पूजा, मैं बोल रही हूँ रिया, एक काम कर, तू जल्दी आ जा। मैं अपनी जिम आई थी और यहाँ अचानक से मेरी तबीयत खराब हो रही है, साथ में बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जा। पूजा बोली, तू वहीं रुक, मैं अभी आई। पूजा ने अनीता से बोला, अनीता सुन, मेरी सहेली रिया, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है और वो घर के पास वाली जिम में है, मैं उसको अभी हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अनीता बोली, क्या रिया दीदी, क्या उनको ठीक है, आप जाओ। पूजा जाते जाते बोली, सुन अनीता, कल तुझे घर भी जाना है, तू अपनी पैकिंग वकिंग कर और मैं अपनी सहेली की थोड़ी मदद करके आई। अनीता ने बोली, हाँ ठीक है दीदी, मैं बैठी हूं घर पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जीजू भी थोड़ी देर में ऑफिस से आ जाएंगे। ठीक है, अब जाओ। पूजा अपनी कार उठाई और निकल गई अपनी सहेली की मदद करने के लिए। उसको सब मदद करने में उसको 1-1.5 घंटे लग गए और अब शाम के 7 बजे के आसपास का समय हुआ। वो घर पे आई तो क्या देखती है कि टीवी चालू है और अनीता घर पर नहीं है और ना ही उसका पति घर आया। पूजा टेंशन में आ गई कि अनीता कहाँ चली गई। उसने फोन लगाया लेकिन अनीता का फोन स्विच्ड ऑफ था। इसको लगा कि अनीता को कल घर जाना है और पास में ही मार्केट है, हो सकता है मम्मी पापा के लिए कुछ सामान खरीदना होगा तो मार्केट गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन अनीता का आता पता नहीं। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, लगभग रात के 11 बजे के आसपास इसको बड़ी टेंशन हुई। न मेरे पतिदेव घर पर आए हैं, पतिदेव भी ठीक है कि नहीं, और अनीता भी घर पर नहीं आई है। पतिदेव को फोन लगाती हूँ, हेलो सुनिए, कहाँ पर हो आप? पूजा का पति बोलता है, मैं अर्जेंट काम से जोधपुर आ गया था और मैं रास्ते में ही हूँ, घर पहुंचने से आधा घंटे दूरी पर ही हूँ, बस आ रहा हूँ। क्या हो गया? पूजा बताती है, अरे मैं अनीता को 2 घंटे से फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है, कहाँ गायब हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पूजा का पति बोलता है, रुको मैं पहुंच ही रहा हूँ, और 20 मिनट में अपने घर पर पहुंच गया। बोला क्या हो गया? उसकी सहेली है यहाँ पर कोई, किसी से बात करो। तो ये बोलती है, हाँ मैंने फोन करने कोशिश करी, उसके 1-2 पहचान वाले थे, उनको भी पूछा, उनको कुछ नहीं मालूम, क्या करें, थोड़ा जाके देखे क्या मार्केट की तरफ। वो बोलता है चलो चलो, और वो बाइक उठाए और मार्केट देखने के लिए गए। अनीता वहां भी नहीं मिली। रात के 12:30 गए हैं। इन लोगों ने बोला मैटर बिगड़ गया है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां मेरी पहचान है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन जाकर अनीता की फोटो दिखते हुए बोले कि ये साली है मेरी और शाम से गायब है, इसको ढूंढने में आपकी कोशिश करते हैं। अब 24 घंटे हो गए तो प्रॉपर केस भी रजिस्टर्ड हो गया है। पूरी अफरा तफरी मच गई, पूरे परिवार में, पूरे खानदान में सबको पता चल गया कि अनीता गायब हो गई है। 1 साल तक उसको खोजने में निकल गया लेकिन अनीता नहीं मिली। इस घटना में एक चीज तो मैं भूल गया जो आपको बताना बहुत जरूरी है। जिस दिन अनीता गायब हुई थी, पूजा जैसे ही घर पर आई तो उसने देखा कि अनीता घर पर नहीं है और टीवी चालू है। तो वो थोड़ी घबरा गई कि टीवी चालू छोड़ के अनीता कहाँ चली गई। उसने सोचा शायद अपने कमरे में होगी,
तो वो भागती हुई सपना के गेस्ट रूम में पहुंची, जिस रूम में सपना रुकी हुई थी, कि देखती उसका बैग भी उधर नहीं था। तो बैग को ढूंढते ढूंढते वो पलंग के नीचे देखी। पलंग के नीचे अजीब सा नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उधर पलंग के नीचे 4 कोने में कपूर जले हुए थे और बीच में एक शैतानी आकृति बनी हुई थी, और उस शैतानी आकृति का ऐसा मुंह खुला हुआ था और उसके मुंह कुछ जादू टोन के सामान रखे हुए थे। तो पूजा बहुत डर गई थी उस टाइम, और उसने वो सारा सामान और कपूर सबको निकलकर बाहर फेंक दिया था। बहुत समय हो गया है और पूरे 1 साल तक खोजने के बाद ये केस बंद हो गया। अंकिता एक जवान लड़की थी, समझदार थी और मैच्योर भी। हो सकता हो वो अपनी पसंद के लड़के के साथ ये आकर भाग गई होगी और अपना मोबाइल के साथ अपनी सिम भी तोड़कर कहीं फेंक दी हो, ताकि किसी के पकड़ ना आ पाए। अब वो कभी नहीं मिलेगी। अब यह वाली बातचीत सबने मान ली। लेकिन 1 साल बाद पूजा को एक सपना दिखाई देता है। एक विचित्र सा सपना। उस सपने में अनीता रो रही है और रोते रोते, बिलखते बिलखते अपनी बहन से कह रही थी, दीदी मुझे बचा लो, मैं बहुत मुसीबत में हूं। दीदी बचा लो, मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पर बहुत अंधेरा है। दीदी प्लीज आ जाओ ना, सिर्फ आप ही तो है मेरी, और आपके अलावा मुझे कोई भी नहीं समझता है दीदी। पूजा घबरा कर उठ जाती थी कि डरते हुए चिल्ला के उठ जाती थी। पति उठता है और पूछता है, क्या हुआ? तो पूजा बोलती थी कि मेरी बहन मुझे सपने में दिखाई दी। पति ने बोला, कोई बात नहीं, उसको गायब हुए ठीक है, 1 साल हो चुके हैं, इसलिए तुम अपने माइंड में बैठा चुकी हो। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। यही सपना उसको आने वाले 1 हफ्तों तक आया और हफ्तों तक वो डरने लगी, बहुत ज्यादा घबराने लगी। उसके पति ने फाइनली बोल दिया कि तुम अब मुझे मत बताया करो, सेम चीज रिपीट करती हो। कोई नहीं है, तुम्हारी बहन भाग गई है, किसी लड़के के साथ तुम एक्सेप्ट कर लो। जब पूजा के पति ने यह बात बोला, उसी की अगली रात पूजा सो रही थी। पूजा को एक नींद में डर की वजह से पूजा उठ गई। ये कोई सपना नहीं था, बस ऐसे डर था। एकदम दिल ऐसा सिकुड़ सा गया और वो जागी तो क्या देखती है कि उसके बेडरूम के पंखे में उसकी बहन लटकी हुई है। पूरी मृत अवस्था में ये बहुत जोर से डर गई और डर के मारे अपने आप को संभालती उठी तो देखी कि नहीं, मेरी बहन यहां पर नहीं है, ये मेरा वहम था। इतने में इसके बेडरूम की खिड़की में किसी ने ठप से हाथ मारा। ये अपनी खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की में उसी की बहन खड़ी हुई है और उसके खून के आंसू निकल रहे हैं और अजीब सी चेहरे में एक अजीब सा एक्सप्रेशन लिए हुए हैं। इसने अपने पति की तरफ देखी, पति गहरी नींद में सो रहा है। बहन की तरफ देखी कि बहन खिड़की से रोते रोते इसको बाहर बुलाने का इशारा कर रही है। वो चादर हटाई उठाई और बाहर निकली तो देखी कि उसकी बहन उसको चलते हुए कहीं ले जा रही है। ये अपनी बहन की तरफ पीछे पीछे जाने लगी और आवाज लगाते हुए बोली, अनीता कहाँ जा रही है? तू रो क्यों रही है और तेरी आंखों से खून क्यों निकल रहा है? ऐसा बोलते बोलते वो उसके पीछे पीछे जाने लगी और वो भी भागने लगी। भागते भागते अनीता खून के आंसू लिए एक खंडहर से गेट घुस गई। ये किसी और का गेट नहीं और वो घर किसी और का नहीं बल्कि पूजा के पति का था। और जैसे ही वो उसके अंदर गई तो उधर सब जगह अंधेरा था और ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से खंडहर थी। जब पूजा उस घर के अंदर गई तो अंकिता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेन दरवाजा लॉक्ड था। वो अभी भी बाहर से अंकिता को आंगन में कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंकिता कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। पूजा आवाज लगा रही थी, अंकिता, अंकिता कहाँ चली गई तू? अंधेरा है बहुत, बाहर आ जा। तू इतने दिनों से कहाँ गायब थी? लेकिन अंकिता का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। इसको बहुत अजीब सा लगा, ये कहाँ चली गई यार? और इतने में इसकी नजर पड़ी इस घर के मेन दरवाजे पर जिसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वो सोची एक बार ये ताला खोल के देखती हूँ। जब से शादी करके आई हूँ तब से इस घर को खोल के मैंने कभी नहीं देखा। ये मेरे पति का मकान है जो कई जमाने से बंद है और इसको एक जमाने में उन्होंने इसे गोडाउन बनाकर रखा था। इसको खोल कर देखती हूँ। घर जाती हूँ, चाबी कहाँ है मुझे पता है। भागते हुए घर जाती है, उसकी चाबी बहुत ढूंढती है पर नहीं मिलती है। फिर बड़ी मुश्किल से उसकी चाबी किसी एक तिजोरी के अंदर मिलती है। वो शॉक्ड हो जाती है कि पति देव ने उस खंडहर के ताले की चाबी इस तिजोरी में क्यों रखी। उसने चाबी उठाई और गई उस खंडहर में। जैसे उसका दरवाजा खोल के अंदर घुसी है, उसे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आई है। वो घबरा गई। इतनी गंदी स्मेल किस चीज की है? वहां की जमीन भी जगह जगह से टूटी हुई है। उसने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया है। उसने चारों तरफ देखा तो उसको जमीन खोदने वाला फावड़ा
कुदाल उधर दिखाई दिया और वही नीचे जहां एक जगह मिट्टी का ढेर या एक कब्र सी बनी हुई थी, उसने फावदा जो वही ऊपर पड़ा था, उसने उसको उठाया और जमीन की तरफ देखा और बिना सोचे समझे उधर खोदना शुरू कर दिया। उसने जब जमीन खोदी तो खोदते खोदते 1 घंटे बीत गया और 1 घंटे के बाद उसकी वह कुदाल जमीन के अंदर दफन एक चीज से टकराई और वह फिर हाथ से मिट्टी को हटाई और देखी कि अंदर तो एक नरकंकाल है। उसकी रूह कांप गई। वो हिल गई कि मेरे पति के घर में ये क्या है। उसने नरकंकाल निकला और तुरंत पुलिस को फोन करा। आप जल्दी आइए यहाँ पर। पुलिस वालों ने बोला, हम पहुंच रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे फोन कटा, वो इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी तो उसको एक दीवार में कुछ खोद खोद के लिखा हुआ दिखा। वो भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, दीदी आप जीजू को अब तक समझ नहीं पाए, वो तंत्र की काली विद्या करके गलत काम करते हैं। ये पड्डीडी एचते ही उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। वहां पर ऐसी की ऐसी खड़ी रह गई। आने वाले बहुत देर तक वो ऐसी ही खड़ी है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पुलिस आ गई थी। देखिए सर, ये कौन है, किसका नरकंकाल है मेरे घर पर। पुलिस वालों ने नरकंकाल उठाया। तभी उसका पति और घर के बाकी लोग भी आ चुके थे। पति की हालत टाइट हो चुकी थी। पुलिस वालों को पूजा ने कुछ नहीं बताई कि मैंने इस दीवार में क्या पढ़ी हूं। पुलिस वाले सब कुछ लेके गए हैं और टेस्टिंग किए हैं। पता चला यह किसी और का शरीर नहीं बल्कि इसकी बहन का ही शरीर था, अंकिता का ही शरीर था। फिर बहुत जांच पड़ताल हुई, बहुत पूछताछ हुई। पता चला कि उस खंडहर की चाबी सिर्फ इसके पास नहीं बल्कि इसके बहुत सारे काम करने वाले एम्प्लॉयज थे, उनके पास भी थी। और उनमें से काफी एम्प्लॉयज 1 साल हो चुके थे, नौकरी छोड़कर जा चुके थे और काफी एम्प्लॉयज मतलब 3 या 4 एम्प्लॉयज खत्म हो गए थे। यह घटना 1 साल में बदल चुकी थी। यह केस सॉल्व हो ही नहीं पाया कि आखिर अंकिता की मृत्यु कैसे हुई, उसका मृत शरीर यहां पर कैसे आया। पर अंदर ही अंदर पूजा समझ चुकी थी कि यह किसने किया है और पूजा ने इसी वजह से अपने पति को तलाक दे दी और हमेशा हमेशा के लिए वह अपने गांव में जाकर सेटल्ड हो गई। कुछ सवाल उसके साथ आज भी हैं। क्या उसका पति किसी तांत्रिक के चक्कर में था? क्यों उसने अपनी बहन को अपने घर बुलाया?